Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss salient features of Indian Constitution. भारत के संविधान के महत्वपूर्ण फीचर्स को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। प्रॉपर मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एट द सेम टाइम ये कॉन्सेप्ट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है ये हम लोग देखने वाले हैं, सो दैट आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो एमसीक्यू होता है उसका काम भी हो जाएगा और मुख्य परीक्षा का ये जो क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्टेड वर्ड लिमिट में लिखना होता है, तो लाइक 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, जो भी वर्ड्स में यूपीएससी पूछेगा उतने वर्ड्स में आपको ये आंसर को फ्रेम करके लिखना होता है। अभी अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक देखते हो, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर अगर आप कोई भी दूसरे टेक्स्ट बुक्स अगर आप रेफर कर रहे हो, तो ये जो चैप्टर है या ये जो आइडिया है ये 8, 10, 15 पेजेस में उन्होंने कवर किया है और एक सही ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज को सही ढंग से देखेंगे, उसके बाद उसके क्रिटिसिज्म के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा जो है लाइक शेड्यूल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहां से लिया है उसके लिए भी हम लोग अलग से वीडियो देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होगा उसमें स्पेसिफिकली हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी किरण दोरगे और यहां पे मैंने मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस लिखे हैं। अभी कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहां पे देखो एक वर्ड आया स्टार्टिंग में ही, दैट इज अ रिटन। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है क्या, तो आंसर इज यस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अभी अगर आप देखते हो तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर एक बेसिक डिफरेंस क्या है रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो जब अमेंडमेंट्स करने का टाइम होता है ना, तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सारी चीजें आती है। तो ये थोड़ा सा रिजिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो ना तो उसको लाइक सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हो। दैट इज अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर होती है या फिर जो चेंज करने की प्रोसीजर होती है वो कंपैरेटिवली सिंपल होती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जाके हम लोग ये भी देखने वाले कि भारत का संविधान कैसा है, एक रिजिड है या फिर एक नॉन रिजिड है, क्या है, हमें वो चेक करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक भी देख लेते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स है, उसमें 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स है। जब भी इसका कमेंसमेंट हुआ था, तो वर्ड वापस एक बार देखो, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट। लेकिन जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो न्यूली बहुत सारी जो चीजें ऐड की गई है उसमें 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप टोटल देखते हो ना तो 104 अमेंडमेंट्स है हमारे पास। एंड जो लास्ट वाला अमेंडमेंट है दैट टुक प्लेस ऑन 25 जनवरी 2020 टू एक्सटेंड द रिजर्वेशन ऑफ अ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन अ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। तो सीट एक्सटेंड करने के बारे में बात कर रहे थे, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होता है ना उसके बारे में ये था। एंड अभी अगर आप देखते हो तो 124th अमेंडमेंट बिल ये 2019 में दिया था। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो बिल आप लोकसभा राज्यसभा कहां पे भी रख सकते हो, है ना। तो बिल कौन से होते हैं, वो कहां पे इनिशिएट करने चाहिए, कौन से बिल आप लोकसभा में ही स्पेसिफिकली दे सकते हो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले। तो ये जो बिल था इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिस्टर थावर चांद गहलोत। ये इन्होंने जनवरी 8, 2019 में दिया था। The bill seeks to provide for the advancement of economically weaker section of citizens। तो इकोनॉमिकली जो वीकर ग्रुप है उनके लिए कुछ चीजें बेहतर करने के बारे में ये एक बिल था। तो ये था एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अभी देखो यहां पे ना एक बात ध्यान में रखो, मैंने जो लिखा है ना, मैंने जो आपके सामने या जो स्लाइड पे आप देख रहे हो वो हैंड रिटन नोट्स है। जानबूझ के मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके सामने रखे, उसके पीछे ना एक वजह है, रीजन है। वजह यह है, अगर आपके सामने अगर एक हैंड रिटन नोट्स है ना तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिले कि यूपीएससी की तैयारी या स्टेट सर्विसेज की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं, उसमें से कुछ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट सीरियस होते हैं जो अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो नोट्स प्रिपरेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर
प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले हैं या जो ओवरऑल पॉलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके प्रॉपर नोट्स मैं आपको देने वाला हूं। नोट्स ऑलरेडी मेरे पास है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सो दैट जो आपकी लक्ष्मीकांत की किताब है और बाकी के जो भी आप सोर्सेस पढ़ने वाले हो वो आपको बहुत सिंपल लगेंगे। एंड इसमें हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी देखने वाले हैं कि मतलब एग्जाम में क्या जरूरी होता है। एट द सेम टाइम हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली चीज, इट इज अ लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये लेंथीएस्ट क्यों बना, ठीक है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। अगर आप इंडिया का ओवरऑल साइज देखते हो, ज्योग्राफिकल एरिया देखते हो, तो बहुत बड़ा है ना। अगर आप देखते हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उसके बाद गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, सो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हम जो है वो बहुत बड़ा हमारा टेरिटरी है, ठीक है। आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, आपके पास लक्षद्वीप है, तो वो सारे आइलैंड्स भी हमारे एक देश का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है। अगर आप देखते हो तो लाइक बहुत सारे हिल्स आपको दिखेंगे। अगर आप कश्मीर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हो, है ना, हिमालयन माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज आपको दिखेंगे, प्लेटूज दिखेंगी, रिवर्स दिखेगी, और ये सारी चीजों की वजह से एक ओवरऑल वेजिटेशन आपको दिखाई देने वाला है ना। अगर आप देखते हो तो हमारे यहाँ पे कोल्ड प्लेसेस भी है, इक्वली हॉट प्लेसेस भी है, बहुत सारा बारिश गिरने वाले भी प्लेसेस है, और ऐसी जगह है जहां पे बारिश कम गिरती है या फिर डेजर्ट वाला जोन है। तो इसकी वजह से एक वेजिटेशन इफेक्ट होता है। वेजिटेशन की वजह से आप देखते हो तो लोग अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं हर जगह पे, ग्रुप्स अलग है, ट्राइब्स आपको दिखाई देते हैं, अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, है ना। हमारे देश में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। और अगर हम लोग सारे लोगों का एक ओवरव्यू भी कंसिडर करें, देखो ना हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई भाई, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो अगर सब लोगों को अगर हमें कंसिडर करना है तो फिर ऐसे केस में फिर ऐसा एक कॉमन डॉक्यूमेंट बनाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो दैट्स वाई ये एक फैक्टर था, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसकी वजह से चीजें लेंदी बनी। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे थे। हिस्टोरिकल फैक्टर्स अगर आप देखते हो ना, तो ब्रिटिश लोगों का राज था हमारे पास। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, उनको एक चार्टर मिला था कि ट्रेड आप इंडिया में कर सकते हो, तो फिर वो एक चार्टर लेके आए थे। तो इनिशियली अगर आप देखते हो तो कुछ चार्टर एक्ट थे, 1773 का एक्ट, उसके बाद लाइक 1858 के बाद अप टू 1947, तो लाइक प्रॉपर ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था वो ब्रिटेन के अंडर था। उसके पहले जो था दैट वाज अ कंप्लीट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां पे एक टसल चल रहा था ब्रिटेन गवर्नमेंट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी में कि कौन डोमिनेट करेगा। लाइक पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन फिर बाद में देखा गया कि ईस्ट इंडिया के कुछ ऑफिसर्स बड़े बन रहे थे, ठीक है ना, लाइक वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बन रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी डेप्थ में जा रही थी। तो अल्टीमेटली वो ग्रेट ब्रिटेन या फिर सरकार के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें फंड चाहिए वगैरह वगैरह। तो फिर वहां पे लोगों को एक क्वेश्चन आया दिमाग में कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर से कायदे लिखना स्टार्ट किया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स बहुत सारे है। तो 1858 के बाद तो बहुत सारे कायदे आए हैं कि नहीं। लाइक 1909 का आपके पास एक प्रॉपर एक्ट है, उसके बाद 1919 का है, 1935 का है, 1947 का है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे और इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इटसेल्फ वाज अ लेंथी डॉक्यूमेंट। इट इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्टेट सेंटर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो हमारे पास एक प्रॉपर यूनियन है कि नहीं। हम एक ओवरऑल सेंटर हमारे पास है, हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारे पास प्रेसिडेंट है, आपके पास एग्जीक्यूटिव है, आपके पास जुडिशियरी है। तो ये तो हो गया एक स्टेट सेंटर लेवल पे। तो अगर सेंटर लेवल पे अगर आप सारी चीजें लिख रहे हो तो बड़ी तो होगी। उसके बाद इंडिविजुअल स्टेट के लिए भी अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, तो अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट जो होगा वो बड़ा ही होगा। दूसरा अगर आप देखते हो ना, तो डोमिनेंस था ऑफ अ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी अगर आप देखते हो तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख रहे थे, ठीक है, या फिर जब भी वो कंपाइल किया जा रहा था, तो वो टाइम पे जितने भी लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा लोग एक लीगल बैकग्राउंड से थे। आपने देखा होगा ना, बैरिस्टर थे या लॉ की डिग्री थी उनके पास। तो इसकी वजह से उन्होंने कायदा जो था वो अपने ढंग से लिखने की कोशिश की। देखो ना, आपने अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक हिस्सा पढ़ा होगा ना, या कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा होगा, तो वहां पे देखो ना, he/she, whenever, whatever, इफ, देन, ऐसे टाइप के वर्ड्स आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। क्या होता है ये, क्योंकि एक स्टेटमेंट को अलग पॉसिबल वे में अगर किसी ने इंटरप्रेट किया तो फिर वो टाइम पे वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन वो एक लाइन में आ जाए। तो इसके लिए जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो इसकी वजह से जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट वर्ल्ड में माना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
तो अभी अगर हम लोग एक चीज देखते हैं ना, तो वर्ल्ड की वो टाइम की जितनी भी बेहतर कंट्रीज थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस थी, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने हमारे लिए अडॉप्ट की। तो इसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो वो टाइम की थी, उन्होंने ना क्रिटिसाइज किया हमें कि ये तो एक कॉपी पेस्टेड चीज आपने की है, ये तो आपने एक पैच वर्क किया है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उसको क्रिटिसाइज किया। कुछ वर्ल्ड लीडर्स का यह भी कहना था कि इनका लिटरेसी रेट तो इतना ज्यादा नहीं है, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ये लोग अगर बना रहे तो ये उनको फॉलो भी करने होना चाहिए। अभी अगर देखते हैं तो हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज है, उन्होंने बहुत बार तो कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज की। वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दी है उन्होंने। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस के बाद का अभी तक का ड्यूरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ने डेफिनेटली सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या गर्व की बात हम लोग बोल सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, तो फिर उनका क्या कहना था क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए दूसरे लोगों ने या हमारे जो एमिनेंट लोग थे उन्होंने क्या क्या उसको जवाब दिया। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जो सारे पॉइंट्स है एक वीडियो में वो कवर नहीं होगी, और डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो सर्टेनली सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो यहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक चीज हम लोग देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उनका कहना क्या था। वी हैव फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो रैंसैक, ये ना वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो यूएसए की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रेट ब्रिटेन की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, उसके बाद अगर आप देखते हो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी थी। तो रैंसैक वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर अच्छी चीज आपके सामने हो रही है, आपके आजू बाजू में हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो भी आपको करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने वो जो वर्ल्ड की जितनी भी बेहतर कॉन्स्टिट्यूशंस थी या कॉन्स्टिट्यूशंस जो संविधानें थी, उसमें से महत्वपूर्ण चीजें हम लोग ने हमारे लिए ली। एट द सेम टाइम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ने उसमें मॉडिफिकेशंस भी किए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वी हैव ड्रॉन इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बट हमने सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को अंडरस्टैंड किया। और डेफिनेटली अमेंडमेंट्स तो होते रहेंगे ना, तो अभी तक हमने देखा है 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम लोग ने उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस किए हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये कैसे हो सकता है एक ही टाइम पे। तो अभी अगर आप देखते हो तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल के तौर पे, इट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन वर्ड का मतलब अभी अभी हम लोग ने देखा है, रिटन वर्ड का मतलब क्या आता है कि अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वहां पे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो कंपेरेटिवली रिजिड होती है, उसको अगर अमेंड भी करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हो तो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत सारे लॉज ऐसे उनमें हैं जो आप सिंपल मेजोरिटी से भी हटा सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन का मतलब ऐसा नहीं होता कि लिखा ही नहीं है, या रिटन का मतलब ऐसा ही नहीं होता कि वो लिखा है उन्होंने, ठीक है। सभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द अमेंडमेंट का प्रोसीजर उसको रिटन या अनरिटन के टर्म में कैटेगराइज किया जाता है। तो यहां पे अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया अगर ये चीज देखते हैं ना, सो वी हैव आर्टिकल 368। तो अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट को अमेंड करना है या कोई भी प्रोविजन के बारे में बात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा। कोई कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। स्पेशल मेजोरिटी अभी इसमें क्या आता है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो हमारे पास लोकसभा है, हमारे पास राज्यसभा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल प्रेजेंट करते हैं। वी कैन इनिशिएट बिल इन आइदर ऑफ द हाउस। अब बिल आप एग्जैक्टली कहां पे कर सकते हो, ठीक है। लाइक मनी बिल अगर है आपके पास तो आपको लोकसभा में देना चाहिए, बाकी के जितने भी अमेंडमेंट्स के बिल है आप राज्यसभा लोकसभा कहां पे भी दे सकते हो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो बिल है ना, ऑर्डिनरी बिल या बाकी के जितने भी बिल से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो हम लोग जब भी पार्लियामेंट ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। राइट नाउ ये जो स्पेसिफिक वीडियो है उसका मतलब इतना ही है कि हमें साइलेंट फीचर्स देखने हैं, ठीक है। तो इसमें हमें रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, उसके लिए मुझे 1-2 पॉइंट्स चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी है, ये आपको कोई भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगी। सो 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजोरिटी का मतलब है ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, समझ रहे हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा,
कुछ प्रोविजंस को चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में मेजोरिटी तो चाहिए, दैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी, एट द सेम टाइम रेटिफिकेशन बाय स्टेट, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। हमें स्टेट का भी कंसर्न लेना पड़ेगा, अगर स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है तो ही जाके कुछ प्रोविजंस चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। कुछ ऑर्डिनरी लॉज ऐसे होते हैं जो आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो। तो अभी अगर आप ये 3 मुद्दे देखते हो ना, तो इससे आपको एक बात तो समझ जाएगी, हमारे पास एक रिजिडिटी भी है लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अगर ओवरऑल देश का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देखते हो, कल्चरल एस्पेक्ट देखते हो और बाकी के सारे पैरामीटर्स भी अगर आप कंसिडर करते हो, तो फिर हम लोग ने क्या किया है, रिजिडिटी वाले चीजें भी ली है एंड फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीजें भी ली है। दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दा है दैट इज अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब इसका क्या मतलब है? देखो, फेडरल सिस्टम भी बोल रहे हैं और यूनिटरी बायस भी बोल रहे हैं ना, तो हमेशा ये कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोलते जा रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें सबको समझ के लेना है। यहां पे अगर आप देखते हो तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फेडरेशन, ठीक है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज होती है, अगर आप देखते हो यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप देखते हो तो एक ओवरऑल अगर यूनाइटेड स्टेट कंसीडर करते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स है। सो देयर कैन बी एग्रीमेंट, ठीक है। तो स्टेट जो होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर वो एक फेडरेशन बनती है। तो फेडरेशन वर्ड का जनरल मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम लोग हमारे देश में देखते हैं तो हमारे पास जितने भी स्टेट्स हैं ना, तो वहां पे कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लाइक महाराष्ट्र का सेंटर के साथ कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, गुजरात का कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यूपी बिहार कोई भी स्टेट का एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोग एक है, हम लोग यूनाइटेड है। अभी है ना, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। दैट इज फीचर्स कौन से फेडरल सिस्टम के, ठीक है। सो वी हैव 2 गवर्नमेंट्स, वी हैव अ डिवीजन ऑफ अ पावर्स। सो डिवीजन ऑफ अ पावर्स अगर आप देखते हो तो आपके पास लेजिस्लेचर है, आपके पास एग्जीक्यूटिव है, आपके पास जुडिशियरी है ना। लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, कायदा बनाने का काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, जुडिशियरी क्या कर रहा है, अगर उनके पास कोई पिटीशन लेके आता है, मतलब अगर कायदे में कुछ एरर्स है या उसमें कुछ लूप होल्स है, नेचुरल जस्टिस अगर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है लेजिस्लेचर के ऊपर। लेकिन यहां पे हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर सर्टनली है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स जो है या कुछ प्रोविजन जो है उसको हम इजीली अमेंड नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक सुप्रीम हम लोग ने माना है। ये ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ऑप्शन दिए जाते हैं ना, लाइक 4-5 ऑप्शंस मानो दिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स 1 2 3 4 5, और उसके बाद फिर वो मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, 1 2 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट, 1 4 करेक्ट, 1 3 4 करेक्ट, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे जो मल्टीपल करेक्ट वाली चीजें होते हैं ना, उसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी वो मुद्दा डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये फीचर है या नहीं है, एंड उसके बाद फिर वो कंसिडर नहीं करते और एक दूसरा ऑप्शन टिक करके आते हैं और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक फेडरल सिस्टम का ही पार्ट है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, तो अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो हमारे पास जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो भी केसेस डिस्कस किए जाएंगे ना, उसके ऊपर फिर लेजिस्लेचर जो है वो कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होगी, बहस नहीं होगी। लेजिस्लेचर का जो काम है उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ अपने अननेसेसरी इनपुट नहीं देगा, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई सिटीजन उनके पास जाके पूछ रहा है तो। नेक्स्ट है हमारे पास बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म अगर आप देखते हो तो यूनियन लेवल पे आपके पास लोकसभा भी है, आपके पास राज्यसभा भी है, समझ रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बाइकैमरलिज्म। तो ये जो सारे फीचर्स है वो फेडरल फीचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिटरी लेकिन नॉन फेडरल फीचर्स। अभी ये कौन सा है? यूनिटरी क्यों बोला गया है ना, तो यूनिटरी कब बोल सकते हैं हम लोग? हमारे पास सेंटर जो है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है। सो वी हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंटर। अभी अगर आप देखते हो तो सेंटर स्ट्रांग है, ये पता कैसे चलेगा? अभी देखो, कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर कुछ परराष्ट्र व्यवहार करना है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो इनपुट दिए जाते हैं वो सेंटर से दिए जाते हैं। अगर आप देखते हो कुछ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो वो टाइम पे भी सेंटर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह अप्लाई होने के बाद जो ओवरऑल स्टेट की भी पावर्स होती है, स्टेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो अपने आप सेंटर के पास आ जाता है ना। बाउंड्री से रिलेटेड अगर कुछ झगड़े हैं या फिर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है दूसरे देशों के साथ, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो इनपुट दिए जाएंगे वो सेंटर से दिए जाएंगे। हमारे पास एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है।
अगर आप दूसरी कुछ कंट्रीज देखते हो तो वहां पे जब फेडरेशन होता है ना, तो फेडरल के लिए एक अलग लॉ होता है, उनके लिए एक अलग कोर्ट सिस्टम होती है, और जो अंदर के स्टेट्स है उनके लिए फिर अलग से लॉ बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है, हमारे पास सबके लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन आपको एक ही वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, एक ऐसी चीज जो हमें सबको एक रखती है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, है ना। तो हमारे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे अगर आप वो एक ओवरऑल कंट्री का हिस्सा हो तो ऐसे केस में आपको उसका भी एक सिटीजनशिप मिलता है, और अगर आप वही कंट्री का अगर कुछ दूसरा स्टेट है उसके अंदर का, तो उसके लिए भी आपको एक अलग से सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। देखो ना, इफ यू बिलोंग्स टू केरला तो आपके पास केरला का सिटीजनशिप नहीं होगा। इफ यू बिलोंग्स टू गुजरात तो गुजरात का सिटीजनशिप आपके पास नहीं होगा। इफ यू बिलोंग्स टू सम लाइक हरियाणा, पंजाब, तो अलग से सिटीजनशिप नहीं है। यू हैव अ सिटीजनशिप लाइक यू आर इंडियन, हम सब भारतीय, हम सब एक है। सो सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी अगर है तो उसको आप सिंपल मेजोरिटी से भी मतलब कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी एक महत्वपूर्ण बात है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी क्यों बोला है? अगर आप देखते हो तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है, आपके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। अभी अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जज को अपॉइंट करना है तो आगे जाके हम लोग ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये वाला एक अलग से चैप्टर ही होगा, उसमें हम लोग डिटेल में तो बात करने ही वाले हैं। लेकिन एक शॉर्ट में बता देता हूं। मान लो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज को अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं, है ना। इतने इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट में आपका इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इफ यू आर अ जज इन हाई कोर्ट फॉर दिस मेनी ईयर्स, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, है कि नहीं। तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हुआ पर्सन जाके सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जज बन सकता है, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो ऊपर के लेवल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इंटीग्रेटेड है। दूसरी बात, अब हम लोग ने ये देखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, देखना, मजा आ जाएगा आपको। राइट नाउ शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। सपोज हमारे पास लोअर कोर्ट में कोई तो एक केस पेंडिंग है, ठीक है, और मान लो वहां पे जो डिसीजन देने वाले पर्सन है, कोई जज है, उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट है वो केस में, और उसकी वजह से मान लो अगर हायर कोर्ट्स को ऐसे लगता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को ऐसे लगता है कि ये जो स्पेसिफिक केस है ये इंपॉर्टेंट है, और अगर वहां पे नेचुरल जस्टिस अगर नहीं मिल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो सीधा वो केस ऊपर मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अ जुडिशरी। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण चीज है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। तो जो गवर्नर का पोस्ट है ना, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। मान लो सेंटर पे आपके पास पार्टी ए, इनका गवर्नमेंट है, और स्टेट लेवल पे मान लो आपके पास पार्टी बी, इनका गवर्नमेंट है। ए पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ अलग है, उनका काम करने का तरीका कुछ अलग है, पार्टी बी की आइडियोलॉजी अलग है, उनको काम करने का तरीका अलग है। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो सेंटर क्या करेगा? सेंटर हमेशा स्टेट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वाया गवर्नर, समझ रहे हो। तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट के अंडर नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट सेंटर अपॉइंट कर रहा है। तो जो गवर्नर की पोस्ट है ना, वो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज हमें मिली है, लेकिन ये हमारे एक यूनिटरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। आगे जाके आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनोगे, बड़े ऑफिसर्स बनोगे, रेवेन्यू में काम करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करोगे। तो आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यूपीएससी की एग्जाम आप देने वाले हो। तो जब आप एग्जाम क्लियर करोगे ना, तो आपको नहीं पता कि आप कौन से स्टेट में जाने वाले हो, है ना। आपको ऑल इंडिया में कहां पे भी रिक्रूट किया जा सकता है। आपके हाथ में कौन सी चीज हो सकती है? जितने भी मार्क्स आपको मिले उसके हिसाब से आप कैडर के लिए बोल सकते हो कि ये कैडर हमें चाहिए। तो वहां पे जैसे ही वैकेंसी होगी या अगर वहां पे जरूरत है तो सर्टेनली आपको वो कैडर मिल जाएगा, है ना। तो ऑल इंडिया सर्विसेज है। सिमिलरली आपके पास स्टेट के लिए अलग से सर्विसेज है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलकर एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और जो लोग सिलेक्ट हुए, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, वहां पे फिर उनका पोस्टिंग होता है। स्टेट सर्विसेज में क्या होता है? वही स्टेट में आपको पोस्ट करते हैं। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये भी एक महत्वपूर्ण फीचर है। हमारे पास इमरजेंसी, ये भी एक बात है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे पास है। तो जब इमरजेंसी वाला माहौल आता है तो सेंटर सबसे स्ट्रांग हो जाता है। अब इक्वेशन ये आता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर फेडरेशन ये जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे भी नहीं लिखा, लेकिन स्टिल आप बोल रहे हो वी आर ए फेडरेशन, तो मतलब आपकी बात हम लोग कैसे मान ले, है ना। तो आपका डाउट सही है। देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से रिप्रेजेंट की गई है। देखो ना, यूनियन ऑफ स्टेट हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारा तो कुछ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, बट स्टिल हम लोग या फिर हमारे देश का कोई भी एक स्टेट खुद से अलग बाहर नहीं हो सकता। इंडियन फेडरेशन इज नॉट एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। नो स्टेट हैज अ राइट टू सिसेड फ्रॉम द फेडरेशन। कल मान लो अगर कोई भी एक स्टेट है, उनको ऐसे लगता है कि
उनको सेंटर की तरफ से प्रॉपर हेल्प नहीं मिल रही है, वो फाइनेंशियल हेल्प है या फिर कुछ व्यापार से रिलेटेड हेल्प है, ठीक है, या फिर नेचुरल कैलेमिटी में उनको सही ढंग से हेल्प नहीं मिल रही है। मान लो दो स्टेट्स के बीच में कुछ बाउंड्री से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है या फिर कुछ रिवर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड इश्यूज है, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में मान लो अगर कोई भी एक स्टेट को ऐसे लग रहा है कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा, हम सेपरेट होंगे, अगर ऐसा उनको लग रहा है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट सिड फ्रॉम अवर फेडरेशन। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर अ यूनियन ऑफ अ स्टेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट से फायदा क्या होता है? सो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन दिखता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो ये हम लोग ने कहां से लिया है? इट इज अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो सर्टेनली ये जो आइडिया है वो ग्रेट ब्रिटेन से आई है। अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने ही वाला हूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस और उसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। राइट नाउ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल, है ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू ऑर्गन्स। तो ये प्रेसिडेंशियल से रिलेटेड एक चीज है। हमारे पास देखो प्रेसिडेंट है, आपके पास लोकसभा राज्यसभा है, तो आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, आपके पास प्रेसिडेंट है जो एक ओवरऑल यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो पार्लियामेंट में जनरली कौन आता है? आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है ना। और अगर हम लोग स्टेट लेवल में देखते हैं तो फिर वहां पे एक अलग चीज होती है। स्टेट लेवल में आपके पास क्या होता है? विधानसभा होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके बाद विधान परिषद होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या है? लोकसभा है, ऊपर आपके पास क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा जो है उनका एक टर्म होता है, वो टर्म के बाद वापस री इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस बोलते हैं, लेकिन वहां पे भी कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद कुछ मेंबर्स को रिटायर किया जाता है और उनके जगह पे नए लोगों को चांस मिलता है। सो ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ओवरव्यू मैंने आपको बताया। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखते हो तो वहां पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एकदम हाईएस्ट ऑथोरिटी होती है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके पास एक ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इंडियन पार्लियामेंट अगर आप देखते हो इट इज नॉट सोवरेन लाइक ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की जैसा ये कंप्लीट सोवरेन नहीं है। इंडियन स्टेट में अगर आप इलेक्टेड हेड है आपके पास, ठीक है, ये रिपब्लिक है। सो वाइल ब्रिटिश में ये मोनार्क है। आज भी अगर आप देखते हो तो ब्रिटिश में राजा होते हैं, क्वीन होते हैं कि नहीं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। मान लो अगर कोई प्रेसिडेंट है तो ऐसा नहीं है कि उसके उनके ही नेक्स्ट जनरेशन में से कोई जाके आगे प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, एक आम इंसान भी प्रेसिडेंट बन सकता है, आप भी प्रेसिडेंट बन सकते हो, समझ रहे हो आप। एनीवेज, सो वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट सोवर्निटी ये चीज कहां से आई? ये ब्रिटिश से आई है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी ये चीज कहां से आई है? यूएसए से आई है। तो हमारे पास ये सिंथेसिस है, दोनों चीजें हमारे पास। देखो ना, तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना हमें कि आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, आपने सही ढंग से नहीं किया होगा चीजों को, तो वैसा नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो ब्रिलियंट लोग थे, सारे के सारे, मोस्ट ऑफ द लोग जो थे वो एडवोकेट्स थे या फिर उन्होंने पढ़ाई की थी लॉ की। तो वो कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? आज 70 साल तो हो चुके हैं और आगे जाके बहुत सारा टाइम हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। सो वी हैव अ स्कोप ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो नैरोअर है, लेकिन अमेरिका में अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा है। सिंस अमेरिका हैव अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया हैव अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है प्रॉपरली, वहां पे वो चीजों को ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव लोग क्या करेंगे? एक लॉ बनाएंगे, ठीक है, और वो लॉ सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी अगर कुछ इश्यू होता है और लोग अगर कोर्ट के पास जाते तो कोर्ट क्या चेक करेगा? ये चीज लॉ में बैठ रही है या नहीं है। तो ऐसे स्पेसिफिक केस में जो कोर्ट होता है ना, उनके पास ज्यादा पावर नहीं रहती है। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? अगर कुछ छोटी मोटी चीजें भी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर बहुत ज्यादा करता है। तो हमारे पास अगर देखते हो तो वी हैव अ सिंथेसिस ऑफ अ पार्लियामेंट सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो जो वीडियो मैंने बनाया है इससे रिलेटेड, उसमें आपको एक प्रॉपर केस स्टडी भी मिलेगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आपको पता चलेंगे। लाइक सुप्रीम कोर्ट अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 32 के हिसाब से आपके पास फंडामेंटल राइट का ही वो हिस्सा है ना। और अगर हाई कोर्ट अगर आप देखते हो तो आर्टिकल 226 है। तो वो चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे एक्सप्लेन की है, सो दैट पढ़ने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट है वी हैव अ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
ठीक है, इंटीग्रेटेड क्यों बोला है? यू हैव अ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे सेंट्रल एंड स्टेट रिलेटेड लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप देखते हो तो उनके पास फेडरल लॉ होता है फेडरल जुडिशरी के लिए, एंड स्टेट लॉ अलग से होता है स्टेट जुडिशरी के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, वी आर इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके वजह से ही हमें बहुत सारी चीजें मिली है। अभी अगर आप देखते हो तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी ये जो चैप्टर है इसमें आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू मिलने वाला है, और जितना भी ओवरव्यू है ना, वो जो आइडियाज है या वो जो सेक्शन है उसके ऊपर अलग से वीडियोस बनने वाला है, क्योंकि हमें पढ़ना है, वो डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे तो हम लोग सब कुछ ऐसा ओवरव्यू में देख रहे हैं। सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट करता है प्रमोशन ऑफ आइडिया ऑफ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो ये जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है। अभी एक चीज, फंडामेंटल राइट्स जो होता है ना, दोज आर नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कैन बी रिपील्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड इसमें से कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो यहां पे अगर आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप सर्टनली सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो, एंड अगर कुछ उसमें दिक्कत है तो आपको सर्टनली न्याय मिलेगा। सो सुप्रीम कोर्ट इज अ गारंटर, है ना, लेकिन आपको पहले अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हो। सो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसीज, ये जो है इसमें आपको सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, ये सारे प्रिंसिपल्स दिखाई देंगे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स है ना, उन्होंने देखो ना मतलब कितना दूर का सोचा होगा। एक वेलफेयर स्टेट के बारे में वो बात कर रहे थे। जब भी स्टेट के पास बहुत सारे रिसोर्सेस है तो ऐसे स्पेसिफिक केस में वो सारे रिसोर्सेस पूरे देश में सही ढंग से यूज हो। तो डॉक्टर अंबेडकर इन्होंने क्या बोला था, ये एक नोवेल फीचर्स है जिसमें सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के बारे में बात हो रही है। तो ये एक वेलफेयर स्टेट डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी के बारे में अलग से वीडियो आएगा, सर्टनली हमें पढ़ना ही है, बहुत सारे आर्टिकल्स उसके अंदर। तो सारे आर्टिकल्स को सही ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, वो टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रिंसिपल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, कौन से गांधीयन है, कौन से लिबरल है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन वो पूछ रहे थे। नेक्स्ट पार्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटी। So 42nd Constitutional Amendment Act, so it was recommended of स्वर्ण सिंह कमिटी। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि हमें राइट्स चाहिए, तो एट द सेम टाइम आपको ड्यूटीज भी तो निभानी पड़ेगी, है कि नहीं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, अगर उसका कोई ब्रेक करता है तो आप कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो कि मेरा एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आप ढूंढो, ठीक है ना। जब भी फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप जैसे डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी है। तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसके कंपल्जन में आप कोर्ट में जा सकते हो क्या, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगेन मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड किया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। कौन सी ड्यूटी है वो, आपको पता है क्या? राइट टू एजुकेशन है क्या, जरा देखो। नेक्स्ट वी हैव अ सेक्युलर स्टेट। अभी सेक्युलर वर्ड जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। कैसे पता चला? आप देखो ना, आपके पास प्रीएम्बल है ना। तो प्रीएम्बल क्या होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन टू सिक्योर ऑल सिटीजन। तो सेक्युलर वर्ड यहाँ पे है, सही है ना। तो अभी देखो आप प्रीएम्बल याद कैसे करते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो आएगा। लेकिन उसके लिए सेक्युलर वर्ड क्या होता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है ना, उसमें सेक्युलर वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है सेक्युलरिज्म, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, ठीक है। तो चर्च से रिलेटेड उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे और पॉलिटिक्स उनका जो था उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे। तो यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसमें सेक्युलरिज्म ये जो चीज है ना, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ली जाती है। लेकिन हमारे देश में हम लोग ये पॉजिटिवली लेते हैं, गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजियंस, प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजियंस इक्वली,
है ना, सर्वधर्म समभाव के बारे में हम लोग बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई, है कि नहीं। तो हम लोग ने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये सेक्युलर स्टेट है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर है एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी अगर आप देखते हो ना, तो जो ब्रिटिश लोग थे ना, उन्होंने पूरे देश को कभी ऐसा वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। उन्होंने हमेशा लिमिटेड फ्रेंचाइज रखा था, सिलेक्टेड लोगों को ही वोटिंग देते थे और उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग क्राइटेरियाज बनाए थे। तो हमारे देश में जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वो स्पेसिफिक टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये महत्वपूर्ण बात थी कि लाइक लोग वोट कर सकते हैं। तो 21 ईयर्स ये एज रखा था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। उनका ऐसा कहना था कि ये देश के लोगों में ज्यादा लिटरेसी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या जो वोटिंग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो निभा पाएंगे क्या, ठीक है ना। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपने देश में बहुत काम में आया। अभी अगर आप देखते हो तो वोटिंग का जो एज था ना वो 18 साल का किया गया आफ्टर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो 18 साल के बाद जितने भी लोग हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। अभी अगर आप देखते हो ना तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ना एक ओवरऑल इक्वालिटी कैसे आई अपने देश में। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ी है ना, क्लास 6-7 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज, आपका डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स 1 और 2, तो वहां पे कुछ ब्यूटीफुल केस स्टडीज दी है। एक केस स्टडी में आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं क्या होता है। एक फैमिली होती है जो कंपेरेटिवली उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होता है एंड उनके घर में एक मेड होती है जो उनके घर में काम करने के लिए आती है। तो जो मेड होती है ना उसका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। अभी कैसा होता है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, ठीक है, वो फैमिली को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और जो मेड की फैमिली है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ए फैमिली है ना, तो उनके यहां से एक बच्चा एंड जो मेड है उसके घर का उनका बच्चा, ठीक है, एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ए का जो बच्चा है वो बी का जो बच्चा है उनको बोलते हैं कि मैं बीमार था तो मैं एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गया था, तो वहां पे बहुत अच्छा माहौल था एंड सारे डॉक्टर्स भी थे जो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। लाइक हॉस्पिटल या फिर वो जो था वो क्लिनिक लग ही नहीं रहा था, वो एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। लेकिन जो बी का जो छोटा बच्चा है वो बोलता है कि मैं जब भी बीमार गिरता हूं तो मॉम मुझे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाती है। तो जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो लेके जाती है तो सारा सब कुछ नॉर्मल होता है, एक कुछ सिलेक्टेड रुपीज कम पैसे होते हैं, उसका हम लोग केस पेपर निकालते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं, तो हमें भी गोलियां मिलती है, लेकिन हमारा इतना कोई केयर नहीं करता। तो यहां से देखो ना, आपको एक थोड़ा सा डिवीजन दिखेगा सोसाइटी में, मतलब अमीर एक तरफ है और गरीब एक तरफ है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वोटिंग का टाइम आता है। तो जब भी वोटिंग का टाइम आता है ना, तो जो मेड होती है वो भी वही लाइन में खड़ी है जहां पे जिनके घर में वो काम कर रही है वो लोग भी वहां पे ही है। तो एक ही लाइन में सारे लोग खड़े हैं। तो जो मेड होती है ना, उनको बहुत अच्छा ऐसा फील आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि देखो मुझे भी एक अधिकार है, मैं भी इनके साथ ही खड़ी हूं, मुझे भी वोटिंग राइट्स है। तो एक इक्वालिटी की भावना हमारे देश में आती है, ठीक है ना। तो आपके जो एनसीईआरटीज है ना उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल केस स्टडीज है। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, एनहांसेस सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई भी जो 18 साल के ऊपर है और अगर हम लोग भारत के नागरिक है तो हम लोग जाके वोट कर सकते हैं एंड ये एक प्रेस्टिजियस चीज है कॉमन लोगों के लिए। देखो ना, आप और मेरे पास क्या है, लेकिन अगर हम लोग वोट कर सकते हैं तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में कौन जाके बात करेगा, हमारे मुद्दे कौन उठाएगा, है ना। अपहोल्ड्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एनेबल्स माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटीज के लिए इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं होता तो जो माइनॉरिटीज थे उनके जो इश्यूज है वो बड़े लेवल पे आते ही नहीं या सेंटर पे आते ही नहीं और उसको सॉल्व करने के बारे में भी फिर बात नहीं होती। इट ओपन अप्स न्यू होप्स vistas for weaker section। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक महत्वपूर्ण फीचर है। नेक्स्ट इज अ सिंगल सिटीजनशिप। So uniform rights to all the people, cherished goal of a constitution makes to build an united and integrated Indian nation, has not been fully realized due to communal rights, ethnic disputes, linguistic clashes, caste wars and etc. तो अभी अगर हम लोग देखते हैं ना तो हमारे देश में एक सिंगल सिटीजनशिप है। ऑलरेडी हम लोग ने ये चीज देखी है। सिंगल सिटीजनशिप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंडिया के सिटीजन है, वी आर अ भारतीय, वी आर अ सिटीजन। तो वर्ल्ड में हम लोग कहां पे भी जाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं हम लोग भारत के नागरिक है। तो यूनिफॉर्म राइट्स हम लोग को इसकी वजह से मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये सारी चीजें भी देखनी मिलती है, लाइक कम्युनल राइट्स होते हैं, एथनिक डिस्प्यूट्स होते हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं, कास्ट होते हैं ना। लेकिन ये सारी चीजें अगर अवॉइड करनी है तो हमें कोई तो एक ऐसी चीज हो जो हमें जोड़ दे,
एंड वो होता है सिंगल सिटीजनशिप। देखो ना, आप कहां पे भी जाओ, मान लो मूवी थिएटर में आप गए, है ना, तो वहां पे अलग अलग कास्ट के लोग आपको दिखाई देते हैं। आप वो टाइम पे थोड़ी सबको कास्ट पूछते बैठोगे, है ना। वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग क्रिकेट का मैच देखते, देखो ना, इतने 50-60 हजार लोग एक ही ग्राउंड में एक ही देश के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है, ये सिंगल सिटीजनशिप का एक ब्यूटी है। इंडिपेंडेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो यहां पे हम लोग ये बात बाद में देखने वाले कि इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हम लोग को ये सही ढंग से देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में बॉडीज में कौन सी आती है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी। स्टैट्यूटरी मतलब कायदे से उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है कि ऐसी कौन सी बॉडीज है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है हमारे देश के लिए। दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में हम लोग को बात करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन टू एनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन effective to safeguard sovereignty, unity, integrity, security of a country and democratic political system of the constitution। तो कुछ अधिकार आपको आपके प्रेसिडेंट को मिले हैं। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी का टाइम आता है या ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को। सो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के हिसाब से, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 है आपके पास। अगर कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो आर्टिकल 360 है आपके पास। सो फेडरल टू यूनिटरी, है ना। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे पास। हमारे पास 3 टायर ऑफ अ गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी अगर आप देखते हो तो जो ब्रिटिश लोगों ने जो कायदे कानून बनाए थे, जितने भी एक्ट बनाए थे ना, तो वहां पे उन्होंने ड्यूअल पॉलिटी बनाई थी एंड कंटेन प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन पावर्स ऑफ अ सेंटर एंड स्टेट। तो वहां पे उन्होंने एक ड्यूअल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट बनाया था। लेकिन हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट है। तो हमारे पास पंचायत भी है, हमारे पास म्यूनिसिपालिटी भी है ना। तो आपके पास यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायत, दैट इज अ 9th शेड्यूल, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्यूनिसिपालिटी, तो शेड्यूल 9A, इसमें ये दोनों को रिप्रेजेंट किया है। तो 3 टायर गवर्नमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखो ना, ये 3 टायर गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फायदा क्यों है। मान लो लोकल लेवल के कुछ इश्यूज है, अगर आप एक गांव में रहते हो, खेड़े में रहते हो, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में वहां के लोकल इश्यूज कुछ अलग होंगे। आप डायरेक्टली थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, नहीं ना। तो लोकल बॉडीज उसको सॉल्व कर सकते हैं। ग्राम पंचायत आप उनको अप्रोच कर सकते हो, है ना। अगर आप एक सिटी में रहते हो या फिर आपके यहाँ पे कुछ म्यूनिसिपालिटी है, तो वहां पे जाके आप लोकल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कुछ वेस्टेज का इशू है या कुछ ड्रेनेज से रिलेटेड इश्यूज है, रोड्स बनाने हैं या फिर बाकी की जो छोटी मोटी चीज है, इसके लिए पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी सही ढंग से काम कर रही है। और उसके लिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अगेन, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी एंड 3 टायर गवर्नमेंट के लिए अलग से एक चैप्टर है जो लक्ष्मीकांत में भी उन्होंने दिया है, या फिर जो भी रेफरेंस बुक्स आप पढ़ रहे हो या फिर अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, तो 3 टायर गवर्नमेंट के ऊपर ब्यूटीफुल स्टडी उन्होंने किया है। तो हम लोग भी इसको करने वाले हैं, जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें। सो आई होप ये जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझा है। भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, देखो अभी मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है ना, ये एक ओवरव्यू है ना, साइलेंट फीचर्स क्या होता है। तो अभी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, जो भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हो ना, इसमें ये जो चैप्टर है वो 8-10 पेजेस में दिया है, या फिर दूसरे आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां पे लाइक बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा। अभी हमें ये चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। मैंने देखो 2 पेज में पूरा का पूरा सार निकाल के रख दिया है, ठीक है ना। तो जो भी पॉलिटी के नोट्स के लिए आपने जो भी फोल्डर बनाया होगा, जो भी बुक बनाई होगी ना, उसमें आप ये कॉपी डाउन कर लेना। इट विल टेक एट द मैक्स 15 मिनट्स टू कॉपी एवरीथिंग, लेकिन ये आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो अलग से आपको मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। आप ये नोट्स गो थ्रू करो, उसके बाद जो भी रेफरेंस आपको पढ़ने वो पढ़ो। एक बेसिक स्ट्रक्चर नोट्स का आपको ये 2 पेजेस से मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी एडिशन उसमें करने हैं, लाइक न्यूज़पेपर में से कुछ एडिशन करना है, अपडेट करना है चीजों को, तो उसमें आप पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ओवरऑल पढ़ाई करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट जितनी ज्यादा शेयर्स होंगे, लाइक्स होंगे, व्यूज होंगे, उतना ही ज्यादा मजा आएगा मुझे भी काम करने में। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा फेसबुक है और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।